तो पिछले क्लास में हमने मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट कन्वर्जन और लॉ को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ और डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ग्राफ में बेसिकली हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन को देखना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, हमें पता है। और यहाँ पे जो m होता है ये स्लोप इसे कहते हैं, ये tan थीटा के इक्वल होता है, या dy बाई डी एक्स या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप निकालने के फॉर्मूले हैं। अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ये y हमारा y एक्सिस को दिखाता है और ये x हमारा x एक्सिस को दिखाता है। सबसे पहले देखते हैं स्लोप को। देखो, स्लोप मतलब सिर्फ ढलान होता है, ठीक है। आप ये सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पे y एक्सिस है हमारा, यहाँ पे हमारा x एक्सिस है। तो हमें निकालना है इसका स्लोप, मतलब हमें ये निकालना है कि इसकी ढलान कितनी है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3 और 5, और ये हमारा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और 9, ठीक है। तो हमें पता है कि इस वैल्यू को हम x1 कहते हैं और इस वैल्यू को y1 कहते हैं, और सिमिलरली एक x2 और ये y2 हो जाएगा। यानी x3 जो है यहाँ पे लिखा हुआ ये x1 है और ये जो 5 लिखा हुआ ये y1 है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला इस केस में देखो, स्लोप को m से दिखाते हैं। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला आप देखो, y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप 1 आ गया। स्लोप 1 आ गया मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1। सर एक ही बात है, आप स्लोप बोलो, tan थीटा बोलो, dy बाई डी एक्स बोलो, किस कंडीशन में कहते हैं मैं बताऊंगा आगे। स्लोप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, सपोज करो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, और एक हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। देखो, ये भी हमारा स्लोप है, ये भी हमारा स्लोप है, लेकिन ये स्लोप अगर आप देखो तो ये हमारा राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। जो स्लोप राइट साइड में जाएगा वो नेगेटिव स्लोप है, जो स्लोप लेफ्ट साइड में जाएगा वो हमारा पॉजिटिव स्लोप है। ये हमारा नेगेटिव स्लोप है, राइट में जा रहा है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है, लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड को, कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता है। 3 तरह के स्लोप हैं, एक को हमने A कह दिया, एक को हमने B कह दिया, एक को हमने C कह दिया। और अगर मैं पूछूं कि तीनों में मैग्नीट्यूड स्लोप का किसका सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे कि C का सबसे ज्यादा है, फिर B का, फिर A का। कैसे हो गया ये? देखो, जब भी स्लोप का मैग्नीट्यूड पूछे आप स्लोप के ऊपर एक बॉल इमेजिन किया करो, ठीक है। तीनों के ऊपर मैं एक बॉल बना रहा हूं, इमेजिन करो तीनों पे एक बॉल रखी हुई है। अब कौन सी बॉल लुढ़क के सबसे पहले नीचे जाएगी? तो सीधी सी बात है, सी में देखो आप एकदम से ढलान है, इसलिए सी में सबसे पहले नीचे जाएगी, फिर बी में जाएगी, ए थोड़ा सा कम ढलान है ए में, तो ए में सबसे लेट जाएगी, ठीक है। तो वही हमारा मैग्नीट्यूड बन जाता है स्लोप का, कि सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए इस केस में। अच्छा, ये तो हुआ स्लोप। अब इस फॉर्मूले में हमें y का कंसेप्ट पता है, x का पता है, स्लोप का पता है, बच रहा है c। इंटरसेप्ट क्या होता है? तो देखो, सपोज करो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये y को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा। इसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पे ही देखेंगे, ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होगा उसे हम c नहीं कहेंगे। ये जो c लिखा हुआ है ये x एक्सिस का नहीं है, सिर्फ y एक्सिस का है, ठीक है। ओरिजिन से लेके इंटरसेप्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी c की वैल्यू होती है, ठीक है। अब सपोज करो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे सामने 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
पहला है y इज इक्वल टू सी माइनस 10x और दूसरा है y इज इक्वल टू सी माइनस 5x। और हमारे सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। आप देखो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। मैं इसको a और इसको b कह देता हूं। अब पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ कौन से इक्वेशन के लिए है। तो देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आप देखो इसे कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू -10 मिलेगी। यहाँ पे n की वैल्यू -10 है। सिमिलरली इसको आप देखोगे और कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू -5 मिलेगी। इसमें ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ ये बता रहा है कि स्लोप हमारा निगेटिव है। ठीक है, इन दोनों में जो माइनस साइन है ये सिर्फ ये बताता है कि स्लोप हमारा नेगेटिव है, क्योंकि हमारा स्लोप राइट साइड में जाके खत्म हो रहा है, मैंने बताया था। अब मैग्नीट्यूड हमारा इसमें 5 है, इसमें मैग्नीट्यूड हमारा 10 है। तो देखते हैं, यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इस वाले इक्वेशन का ज्यादा है। इसका मतलब ये जो b वाली लाइन है ये डिनोट करेगी y इज इक्वल टू सी माइनस 10x को, और ये जो a वाली लाइन है ये डिनोट करेगी y इज इक्वल टू सी माइनस 5x को। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लॉट ऑफ y वर्सेस log x फॉर द इक्वेशन ऑफ द टाइप y इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ग्राफ प्लॉट करने को कह रहा है। तो देखो y इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू k लिख देते हैं कांस्टेंट को। अब y इज इक्वल टू यहां से हम k इंटू एक्स टू द पावर माइनस n कह सकते हैं। अब हमें देखो y वर्सेस log x के रिस्पेक्ट में ग्राफ निकालना है, तो इनका हम log ले लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log k इंटू एक्स टू द पावर माइनस n। log की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log k माइनस प्लस log x टू द पावर माइनस n। अगेन इसे हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log k माइनस n log x। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह है, जहां पे m की वैल्यू हमारी निगेटिव दी हुई है और ये हमारा log k हमारा c है और ये log x हमारा x है। हमें ग्राफ इसी log x और इस y के बीच में खींचना है। log y को हम y कह देते हैं। देखो ये हमारे स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया और जहां पे m की वैल्यू निगेटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। निगेटिव है मतलब m राइट साइड में जाएगा और ये हो गया हमारा y log y, और ये हो गया हमारा log y, और ये हो गया हमारा log x। तो मिला क्या हमने, y इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन को ग्राफ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ द प्लॉट ऑफ log p वर्सेस log v फॉर आइडियल गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखो आइडियल गैस का हमारा इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आरटी लेके चलते हैं, पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब हमें देखना है log p वर्सेस log v में, यानी p को एक साइड में करना है, p इज इक्वल टू आरटी बाई v। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, r पहले से कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v। कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ मिला। ये c को मैंने इन दोनों को मिला के c लिख दिया हुआ है, कांस्टेंट है ये। अब हमें इसका log लेना है, log p वर्सेस log v के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू log c माइनस log v। ये log p हमारा y हो गया, ये log c हमारा c हो गया, ये log v हमारा x हो गया, और यहाँ पे -1 जो लिखा हुआ है ये -1 हमारा m की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमारा होगा log v, यहाँ पे हमारा होगा log p, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और ये वाला जो इंटरसेप्ट है यहां से लेके यहां तक का जो ये लेंथ है ये होगा हमारा log c। अच्छा m इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 135। अब अगले क्वेश्चन में देखो, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन p एंड v इज एक्सप्रेस्ड एज।
p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे गामा 1 से बड़ा है। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ लॉग p वर्सेस लॉग v। देखो हमें मिला है p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें इसका लॉग ले लेना है। तो लॉग p प्लस गामा टाइम्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू k। कॉन्स्टेंट को हम k से दिखा देते हैं। तो अब देखो log p इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस गामा log v प्लस k। ये हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा c। तो ये ग्राफ हमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का मिल गया, जहां पे m हमारा है माइनस गामा। तो इसका जो प्लॉट होगा, m निगेटिव है तो कुछ इस तरह से प्लॉट आएगा इसका। यहां पे हमारा log p होगा, यहां पे हमारा log v होगा, और यहां से लेके यहां तक का जो इंटरसेप्ट है ये हमारा होगा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट लिखा हुआ k, ये हमारी k की वैल्यू है। अब देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए log p वर्सेस log v का ग्राफ ऐसा ही है। ये ऊपर वाला हमारा आइसोथर्मल का है और ये नीचे वाला हमारा एडियाबैटिक का है। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है क्योंकि स्लोप यहाँ पे गामा दिया हुआ है। अगर मैं नेगेटिव साइन को हटाऊं तो यहाँ पे m इज इक्वल टू गामा है और गामा इज ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्लोप जो हमारा m है ये 1 से बड़ा है, और आइसोथर्मल में हमने स्लोप इज इक्वल टू -1 लिया था। इसका मतलब कि अगर ये माइनस साइन में हटाऊं तो ये स्लोप हमारा 1 था। आइसोथर्मल में स्लोप 1 था, एडियाबैटिक में स्लोप 1 से ज्यादा है, इस वजह से एडियाबैटिक का स्लोप नीचे है और आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा कम है। तो ये हमारा log p और log v का रिलेशन है आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक में। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में देखो ये फॉर्मूले आप 11th-12th में पढ़ चुके हो, मैं बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। लेट z इज अ फंक्शन ऑफ x, z है जो x का फंक्शन है, मतलब z की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। इस वजह से इस z को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y एक्सिस पे दिखाते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस पे दिखाते हैं। z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। और अगर 2 वेरिएबल हों तो उसके लिए जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो हमेशा 2D बनता है, तो इसको भी आप याद रखो। अब फॉर्मूले पे आते हैं। इफ z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। डेल z अपॉन डेल एक्स को पहले समझो क्या है, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x, उसे हम कहते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स। तो अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। अगर x टू द पावर n है तो ये पावर पहले आ जाती है, फिर इसमें एक पावर कम हो जाती है। तो ये n है, ये n आगे आ गया, और इसमें पहले n की पावर अब एक कम हो गई तो n-1 हो गई। और फिर हम इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स है। इसकी वैल्यू 1 है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। z इज इक्वल टू वाई टू द पावर n, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले वाले की तरह, तो n आगे आ जाएगा, फिर y के पावर में कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया n और पावर n-1 हो गया। अब इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स। इफ z इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n, यहाँ पे c कांस्टेंट है लिखा हुआ है, देन डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं, और इफ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा जैसे ऊपर किया गया है, तो वही लिखा हुआ है c इंटू n एक्स टू द पावर n-1 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अगला इफ z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, जहां पे m और n दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से हम करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है a इंटू बी का, तो पहले हम a का डिफरेंशिएशन करेंगे और b को एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b का डिफरेंशिएशन करेंगे और a को लिख देंगे एज इट इज। ये रूल जो हमारा होता है इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। तो इससे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले हमने x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन किया, m इंटू एक्स टू द पावर m-1 इंटू अब y टू द पावर n को एज इट इज हमने लिख दिया और डेल एक्स बाई डेल एक्स, प्लस अब x टू द पावर n को हम एज इट इज लिखेंगे
और y टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n टाइम्स ऑफ y टू द पावर n माइनस वन डेल y बाई डेल एक्स। आखिरी हमारा इफ z इज इक्वल टू ln x, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो इफ z इज इक्वल टू ln x है तो डेल z बाई डेल एक्स जो होगा ये 1 अपॉन एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स। पहले हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक हमने आपको बताया था स्लोप के बारे में, तो वहां पे स्लोप में लिखा हुआ था डेल y बाई डेल एक्स, यानी कि m इज इक्वल टू, हमने tan थीटा बताया था, फिर हमने एक जगह पे ये भी बताया था कि m इज इक्वल टू डेल y बाई डेल एक्स होता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां पे सपोज करो कि एक हमारे किसी भी चीज का ग्राफ दिया हुआ है। अब इससे हम बिल्कुल टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट आपको दिख ऐसा रहा है, पर ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है और उस पॉइंट का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो आएगा डेल y बाई डेल एक्स। इस पॉइंट पे जहां पे ये टेंजेंट इस ग्राफ को टच कर रहा है, वहां पे जो डेल y बाई डेल एक्स की वैल्यू होगी वही उस पूरे ग्राफ का स्लोप होगा। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ z इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 8x देन डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वॉट। देखो z की वैल्यू हमें दी गई है, तो सबसे पहले हम डेल z अपॉन डेल एक्स निकालेंगे जो कि हमसे पूछा गया है। तो डेल अपॉन डेल एक्स 4x क्यूब प्लस 8x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। जब हम 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 इंटू ये 3 आगे आ जाएगा, इंटू x का पावर 1 कम हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी प्लस 8 मिलेगा हमें। तो जो हमें डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी इस केस में, वो हमें मिलेगी 12x स्क्वायर प्लस 8। अभी तक हमने दो वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, जहां पे z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। लेकिन अब हम तीन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे z हमारा x के साथ साथ y पे भी डिपेंड करेगा। मतलब ये z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मगर टोटल वेरिएबल यहाँ पे 3 है। तो जब दो वेरिएबल थे तो हमारा ग्राफ 2D था, उसी तरह जब हमारे 3 वेरिएबल होंगे तो हमारा ग्राफ 3D मिलेगा। ठीक है, 3D ग्राफ में इनफाइनाइट टेंजेंट होता है। ठीक है, तो और कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेल z को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को हम कांस्टेंट लेंगे, और जब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हम x को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सभी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो ये एग्जांपल है इसका। इंटरनल एनर्जी हमारी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मीन्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। और ये इसका कुछ ग्राफ है जहां पे हमने पॉइंट दे रखे हैं A, B, C, D। अब A से C पे जाने पे आप देखो टेम्परेचर तो लगातार वेरी कर रहा है पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V। ये कब है, जब हम A से C जा रहे हैं। सिमिलरली जब C से B जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम वेरी कर रहा है, यानी डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट T व्हेन C टू B। B से D आने पे अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, मींस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट V व्हेन गोइंग टू B टू D। और जब हम D से A की तरफ जा रहे हैं तो अगेन हमारा वॉल्यूम वेरी कर रहा है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, डेल यू बाई डेल V एट कांस्टेंट T व्हेन गोइंग टू D टू A। तो ये इस तरह कुछ हमारा इंटरनल एनर्जी का ग्राफ है। अगला कंसेप्ट हमारा है यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। इसमें हम देखते हैं सिंपल हमारा z हमारा मान लीजिए फंक्शन है x और y का, तो इस z को डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान के। उसके बाद इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट लेके। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है इक्वल, अगर हम पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें x को कांस्टेंट मान के, और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें y को कांस्टेंट मान के, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि z इज अ स्टेट फंक्शन। यही हमारा ERR है, जिसे हम यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल भी कहते हैं। देखो कुछ नहीं किया हुआ है, आसान भाषा में समझो, उलट पुलट दो
डिफरेंशिएशन को अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो यस हमारा जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है। देखो जेड को हमने पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वाई को कांस्टेंट माना। यहाँ पे जेड को हमने पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक्स को कांस्टेंट माना। दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया, एक्स को कांस्टेंट माना। इसमें तो दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया और वाई को कांस्टेंट माना। बस यही है हमारा ERR रूल, ठीक है। और अगर ये कोई भी फंक्शन हमारा इस रूल को फॉलो करता है तो वो फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन है। जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं सब के सब स्टेट फंक्शन है। हमारा स्टेट फंक्शन होता क्या है? स्टेट फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब पाथ को लेके उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। उन फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं पाथ फंक्शन। अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये एक्स और वाई भी फंक्शन हो जाए टी का, ठीक है। जेड तो एक्स और वाई का फंक्शन था ही, पर ये एक्स और वाई भी टी का फंक्शन हो जाए तो इस केस में जो हम डेल जेड अपॉन डेल टी निकालेंगे, यानी जेड को हम टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल डी वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हमने जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया वाई को कांस्टेंट मान के, फिर हमने इस एक्स को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में क्योंकि एक्स भी टी का फंक्शन है। फिर हमने इसके बाद जेड को डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स को कांस्टेंट मान के, फिर हमने वाई को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में क्योंकि वाई भी टी का फंक्शन है, और इसी को हम कहते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखो यहां पे आप चाहे इसको ये लिखो, चाहे आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डेल वाई। डी टी तीनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, इसी चीज को आप ये लिख सकते हो। तो यानी ये दोनों हमारे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखाते हैं। अब इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करने का आसान तरीका देखो, डेल जेड इज इक्वल टू, जेड हमारा एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मान के, और प्लस करके वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को कांस्टेंट मान के, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसी से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और डी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप याद रखो। इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को निकालने के लिए करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और उसके लिए आप देखो, आप जब भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करोगे तो इंटरनल एनर्जी आप हमेशा टी और वी का फंक्शन लोगे, और जो हमारी एंथैल्पी है वो हमेशा टी और पी का फंक्शन होगा, ठीक है। इन दो के बेसिस पे हम निकालेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या होगा। तो इंटरनल एनर्जी के लिए निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है, सिर्फ जेड के जगह पे हम यू लिखेंगे, तो डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। ये हमारा है फॉर्मूला टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। और अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी का भी हम निकाल सकते हैं इसी कंसेप्ट पे, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल पी डी पी। ये हमारा हो गया टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी। अब हम अगला कंसेप्ट देखेंगे, इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड इज अ स्टेट फंक्शन, देन हमें पता है ERR रूल के अकॉर्डिंग ये उल्टा पुल्टा करके डिफरेंशिएशन कर दो आप, अगर दोनों सेम आ गए तो ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे आसान भाषा में। अब देखो हमें पता है कि अब हमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालना आ चुका है, और ये जेड एक्स और वाई का फंक्शन है तो इसका हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या होगा, डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स
इंटू डेल वाई। अब इसका ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हमने इसको m कह दिया, इस चीज को हमने n कह दिया और इस चीज को हमने n कह दिया। मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू m एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू n। तो ये वाली जो वैल्यू है ERR फॉर्मूले में, ये जो वैल्यू है ये सीधा m हो गई और ये जो वैल्यू है ये सीधा n हो गई। अब हम इसे लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y। इस रूल को जो फॉलो करेगा वो हमारा स्टेट फंक्शन होगा। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इसको m कह दिया गया, अंदर वाले वैल्यू को इसको n कह दिया गया, बाकी सब कुछ सेम। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो CSIR नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। द एग्जैक्ट डिफरेंशियल DF ऑफ अ स्टेट फंक्शन fxy अमंग द फॉलोइंग इज, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब समझो पहले। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है जो ERR को फॉलो करे, ठीक है। तो dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy हमने लिख लिया है, ठीक है। ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखा गया है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है, तो यहां से हमें मिल जाएगा डेल z इज इक्वल टू m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब ERR को फॉलो करने का मतलब ये है कि m को हम डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान के, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर हम n को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, इन चारों ऑप्शन को एक एक करके हमें उठाना है और यही चीज हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले ऑप्शन को। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में x इंटू डी वाई लिखा हुआ है। इससे अगर हम कंपेयर करें डेल जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, अगर इसी पहले वाले ऑप्शन को हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें m की वैल्यू 0 मिलती है और n की वैल्यू मिलती है हमें x। देखो m इंटू डी एक्स का तो इसमें कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब n की वैल्यू 0 है, प्लस एन डी वाई, ये हो गया n और ये हो गया डी वाई, ठीक है। तो इसको आप जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये 0 है, आप इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपको 0 ही मिलने वाला है। ये x है, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। मतलब किसी भी केस में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, अब यहाँ पे dx माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई है, आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू 1 मिलेगी और n की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस एक्स अपॉन वाई। अब अगेन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 मिल जाएगा और आप माइनस एक्स अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 अपॉन वाई मिलेगा। मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं होंगी, मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमारा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यहाँ पे आपको m की वैल्यू मिलती है y और n की वैल्यू मिलती है माइनस एक्स। अब देखो y को डिफ्रेंशिएट करना है हमें y के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, यानी डेल m अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू 1। अब हमें n को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में विद कांस्टेंट y, तो डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y हमें मिल जाएगा -1, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू भी आपस में बराबर नहीं हुई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन है 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन वाई और n की वैल्यू मिल गई हमें माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब 1 अपॉन वाई को हमें डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में विद कांस्टेंट x। तो देखो 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी -1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये ERR को फॉलो करेंगी और यही इसका सही आंसर है, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मैथमेटिकल एस्पेक्ट जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के थे ये खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन थर्मोडायनेमिक्स है, उसके कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक के मेरे लेक्चर की PDF फाइल चाहते हो
तो आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर की PDF फाइल मिल जाएंगी और प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने को, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।